11 बजे शपथ ग्रहण होगा। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बिहार में नई सरकार की कवायद को लेकर के अब चर्चाएं और साथ ही साथ तैयारियां तेज हो चुकी है। 15 अप्रैल की तारीख बताई जा रही है जब 11 बजे शपथ ग्रहण होगा, यानी सुबह 11 बजे नए सीएम की शपथ होगी। और आपको बता दें, ये पूरा कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। अमित शाह और पीएम मोदी के आने की संभावना भी है। जेडीयू के ज्यादातर मंत्री इसमें रिपीट होंगे, ये जानकारी मिल पा रही है। और बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है, ये भी जानकारी है। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विजय चौधरी दूसरे डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। यानी कि अभी जो फॉर्मूला चल रहा है बिहार में, जेडीयू की तरफ से एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तौर पर थे और बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम, तो ठीक उसी तरीके से इस बार अब अदला बदली होगी। बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा और जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, जिसमें निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। और दूसरा नाम विजय चौधरी का भी सामने आया है, दूसरे डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। विजय चौधरी का नाम इसमें सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि 15 अप्रैल जो है बिहार को नई सरकार मिलने की तारीख है। कोई सब कुछ स्मूथली है, कहीं कोई जैसे इस तरीके से जो वो है, वो हम लोगों ने पहले भी कहा है कि कहीं कोई समस्या नहीं है। एज पर प्लान सारा चीज चल रहा है और मुख्यमंत्री जी खुद भी सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। तो नई सरकार को लेकर हलचल काफी तेज हो चुकी है। सम्राट चौधरी से राज्यपाल के सचिव ने मुलाकात की है। लोक भवन में समारोह को लेकर यह मुलाकात हुई है और 15 अप्रैल को आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह होना है। सुबह 11 बजे नए सीएम शपथ लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और नई सरकार को लेकर देखिए हलचल काफी तेज हो चली है बिहार में। सम्राट चौधरी से राज्यपाल के सचिव की मुलाकात हुई है और लोक भवन में जो समारोह आयोजित किया जा रहा है उसी को लेकर ये मुलाकात बताई जा रही है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण होगा। सुबह 11 बजे नए सीएम शपथ लेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं लोक भवन के जो सचिव हैं उनकी मुलाकात हुई है आज सम्राट चौधरी से, क्योंकि अब नई सरकार के शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं लोक भवन में की जानी है और इसीलिए तैयारियों से जुड़ी मुलाकातें हो रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 15 अप्रैल की वो तारीख जब नई सरकार बिहार को मिलेगी और सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब नए सीएम शपथ लेंगे। और कई सारी जो चर्चाएं हैं और खबरें हैं वो सामने आ रही है, जिससे जुड़ी हुई बताई जा रही है कि लोक भवन में नई सरकार में जो मंत्री शामिल होंगे उनको लेकर के भी तैयारियां जो है चल रही हैं। कई सारे नामों की चर्चाएं भी हो रही हैं। तो ये तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पटना में इस वक्त बड़ी हलचल होती हुई सुबह 11 बजे बताया जा रहा है 15 अप्रैल की तारीख को जब नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। और क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह जो है इस बार लोक भवन में ही आयोजित किया जाना है तो उसकी तैयारियां भी अब शुरू हो गई है और इसी वजह से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है। लोक भवन के सचिव से सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है। और आपको बता दें कि इस बार बीजेपी से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और बनना तय माना जा रहा है, जिसमें कई नामों की अब चर्चाएं भी चल रही हैं। कई सारे नाम हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं और कई संभावित मंत्रियों के नाम भी हैं जो चर्चा में जारी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जो नया मंत्रिमंडल अब बनेगा उसमें कई जो है नए चेहरों को मौका बीजेपी दे सकती है। हालांकि जेडीयू की तरफ से पुराने चेहरे जो है वही रिपीट किए जा सकते हैं। तो अब नए मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर के भी चर्चाएं हैं और न्यूज 18 संवाददाता रवि तरार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, अब पटना में काफी ज्यादा हलचल हम देख भी पा रहे हैं और दर्शकों तक ये न्यूज भी पहुंचा पा रहे हैं। अभी ताजा अपडेट वहां पर क्या है, क्या और डेवलपमेंट होने वाला है आगे? देखिए, अगले 2 दिन जो है वो बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कल जहां पे शिवराज सिंह चौहान यहां पे पहुंचेंगे,
नए मुख्यमंत्री का चेहरे का ऐलान होगा। उससे पहले जब शपथ ग्रहण होना है, उसे लेकर के बिहार का जो लोक भवन है उसमें तैयारियां जो हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं कि लोक भवन जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसे लेकर के वहाँ पे जो बैठने की व्यवस्था है, वो तमाम जो अतिथिगण आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, किन उनके लिए कुर्सियां कौन सी लगी होगी, किस रो में लगी होगी, खाने पीने की जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इसे लेकर के एक जो बड़ी बैठक है वो अभी से थोड़ी देर में यहाँ पे शुरू होने वाली है। जो राज्यपाल के जो सचिव हैं उन्होंने ये बैठक बुलाई है और बैठक में पटना के जो कमिश्नर हैं, जो जिला अधिकारी हैं, तमाम जो पटना के जो एसपी हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, उन तमाम अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया गया है तो कि अंतिम रूप दिया जाए इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के जो तैयारियों का, ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रहे और इसे काफ़ी भव्य बनाने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कहा गया है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें बीजेपी का जो नया मुख्यमंत्री होगा वो काफ़ी सामान्य तरीके से, संजीदे तरीके से मनाया जाएगा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाने की कोशिश नहीं होगी। सादे तरीके से यह शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की गई है, लेकिन तमाम रूप से सुरक्षा व्यवस्था हो या तमाम कहीं से कोई कमियां ना रहे, इसे लेकर के यहाँ पे बैठकों का दौर जारी है और समीक्षा बैठक शुरू होने वाली है। जी ठीक है रवि, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो देखिए, अब बिहार में नई सरकार की जो कवायद है वो तेज है और इसके साथ साथ अब तैयारियां भी शुरू हो गई है। और आपको बता देते हैं बड़ी खबर इस वक्त की, कल नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे मुख्य सचिवालय में ये बैठक होगी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। कैबिनेट सचिव कैबिनेट की ब्रीफिंग करेंगे। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कल यानी कि नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें पूरी जानकारी कैबिनेट सचिव जो हैं वो कैबिनेट की ब्रीफिंग करेंगे, पूरी जानकारी लोगों के सामने रखेंगे। कल कैबिनेट की आखिरी बैठक है। स्वाभाविक रूप से वो बैठक, चूंकि कोई उसमें दूसरा एजेंडा या कोई चीज सर्कुलेटेड नहीं है, उस बैठक के एजेंडा के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं आई है। लेकिन चूंकि आखिरी बैठक है इसलिए सामान्य रूप से कुछ मुख्यमंत्री जी भी कहेंगे और हम सब लोगों के तरफ से उनके प्रति आभार भी प्रकट किया जाएगा। इतने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने और सिर्फ काम ही नहीं करने, ऐतिहासिक प्रगति के वाहक बनने के लिए तो कैबिनेट के सभी सदस्य एकजुटता से उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे। कल काफी महत्वपूर्ण दिन होगा जब नीतीश जी आखिरी कैबिनेट में आप लोग उनके साथ बैठेंगे, यादगार क्षण भी होगा। स्वाभाविक रूप से वो तो मिश्रित भाव का क्षण होगा ना। एक तरफ उनके साथ इतने लंबे समय तक मंत्रिपरिषद में काम करने का अनुभव होगा, एक से एक दूरगामी प्रभाव लाने वाले निर्णय का साक्षी बनने का की सोच होगी, संतोष होगा, एक तरह से गौरव बोध होगा उनके साथ काम करने के अनुभव का। दूसरी तरफ आगे से उनके इस कुशल दूरदर्शी नेतृत्व से वंचित होने की मायूसी भी रहेगी। तो बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और उसके पहले न्यूज 18 पर नए मंत्रिमंडल की तस्वीर भी सामने आ गई है। मंत्रिमंडल के फॉर्मूले के साथ ही मंत्रिमंडल के चेहरे भी आपको न्यूज 18 सबसे पहले बताने जा रहा है। 15 अप्रैल को बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम सहित कुल 24 मंत्री शामिल होंगे और बीजेपी से सीएम होंगे। इसके साथ ही कुल 11 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए जाएंगे। हालांकि सीएम के चेहरे पर चौंकाने वाली खबर अभी बाकी है, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार का नाम तय है और निशांत के साथ ही जेडीयू से कुल 9 मंत्री शामिल होंगे, जबकि बाकी सहयोगी दलों एलजेपी रामविलास से 2 मंत्री के साथ ही मांझी की पार्टी हम और कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से 1 मंत्री भी शामिल होंगे।
तो देखिए, नई सरकार को लेकर के जो संभावित मंत्रिमंडल का फॉर्मूला है वो न्यूज 18 सबसे पहले आपको दिखा रहा है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दरअसल कोर्ट ने निचली अदालत से मेरिट के आधार पर सुनवाई करने को कहा गया था। सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से मना किया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी लालू प्रसाद को राहत नहीं मिली है। दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। कुशेश्वर स्थान के सम्राट चौक पर नाबालिग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी नाबालिग बेटी को करीब 1.5 महीने पहले एक मुस्लिम युवक भगा कर ले गया था और उससे शादी कर धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश का माहौल है। परिजन निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे बिरौल एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने घटना को लेकर कहा कि निष्पक्ष जांच होगी। इस्लाम कबूल करे के चक्कर में बेटी के मारबल के इस्लाम कबूल करवे के लिए नहीं कर के ना ये मार लगे। हमको लड़की के इतना प्यार दारी पकड़ के कहा दे दो, नहीं दिया ये लड़का लोग को माँ बाप नहीं दिया तो हम छोड़ दिया, लेकिन केस में मुकदमा कुछ नहीं किया। तो चलो कहूँ भी अच्छा है, खुश रहे। बेटी को मार दिया, 2 महीना नहीं हुआ हमको लड़की को मार दिया। प्राथमिक और प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य आ रहे हैं, नाबालिग होने का साक्ष्य है बालिका का, तो उनके द्वारा हत्या आत्महत्या इसकी भी अभी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। वो फोरेंसिक टीम आएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद जो भी इसमें शामिल लोग हैं, जो मृतका हैं, उनके पिता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। एक आदमी की अभी इसमें डिटेन किया गया है, एक आदमी को, और जब प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा विधिवत तरीके से, और भी प्राथमिकी में जो नाम आएगा साक्ष्य एकत्रित करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और न्यूज 18 संवाददाता विपिन दास अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कुछ अब इस खबर पर आगे अपडेट, क्या पुलिस किस एंगल से अब इसकी जांच कर रही है? जी बता दूं कि जो मामला दुखद पहलू जो सामने आया है, उसमें जो नाबालिग है उसकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। मोहम्मद उजाला उसे बाला पहुंचाकर उसे पहले गांव से लेके भाग गया और लगभग 1 महीने से उसे ला के गाँव में रखे हुआ था, लेकिन उसके पिता या परिजन को ये पता नहीं था। आज जब उसकी मौत हुई है तो उसके पिता तक खबर पहुंची है, जिसके बाद जो है जो पूरा मामला सामने आया है। लेकिन इस मामले में उनके पिता का जो आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया जा रहा था, जो उनकी बेटी नाबालिग तैयार नहीं थी, इस स्थिति में उसकी हत्या की गई है। वहीं जो आवेदन 1.5 माह पहले उनके पिता के द्वारा थाने में दिया गया था, पुलिस साफ तौर पर इनकार कर रही है कि आवेदन हमें नहीं मिला। यानी आवेदन देने के बावजूद उनके पिता की माने तो पुलिस ने एक कदम भी कार्रवाई नहीं की, जो सबसे बड़ी घटना की दुखद पहलू है। जिसके बाद ये मामला सामने आया, जिसमें नाबालिग बच्ची की मौत हो जाती है और आरोपी मोहम्मद उजाला अभी फरार है। पुलिस ने कहा है कि छापेमारी की जा रही है, जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी ठीक है विपिन, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बाढ़ से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां बेलछी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हॉस्पिटल से हथियार बरामद किया गया है, जिसमें देसी कट्टा, पिस्टल और कारतूस मिले हैं। बताया जा रहा है 1,25,000 रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। डॉक्टर त्रिपुरारी गिरफ्तार किए गए हैं। मेडिकल दुकान से तस्करी चल रही थी और पुलिस ने कई आर्म्स कवर भी बरामद किए हैं। इलाके में हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। कि बरहा गांव, जो कि थाना बेलछी के अंतर्गत पड़ता है, इसमें खुशी मेडिकल हॉल के जो मालिक हैं, जो इसको चलाते हैं, त्रिपुरारी कुमार सिंह, वो खुशी मेडिकल हॉल के आड़ में हथियारों का धंधा कर रहे थे। इसी खबर के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष बेलछी और थानाध्यक्ष सक्सोड़ा के द्वारा एक छापेमारी दल का गठन कर वहाँ पर गए। कुमार सिंह के घर से एक देशी कट्टा, एक देशी पिस्टल मैगजीन सहित एक एक्स्ट्रा मैगजीन, एक एयरगन, 60.65 mm का 11 जिंदा कारतूस, 8 mm का 4 पीस कारतूस और इसके अलावा 6 पीस पिस्टल कवर और 1,25,000 रुपये
जो कि हथियार की खरीद बिक्री से बरामद हुआ था, ये सभी कुछ वहाँ पर से रिकवर किया गया है। अररिया से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बिहार के 163 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। जीआरपी आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां ट्रैफिकिंग के मामले में 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बीएनएस 143 के तहत केस दर्ज किया गया है और बच्चों की उम्र 6 से 14 साल के बीच बताई जा रही है। अररिया के 80 से ज्यादा बच्चे हैं। लातूर मदरसे ले जाने का दावा है। पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। और अगली खबर आपको वैशाली से दिखाते हैं, जहां लालगंज थाना क्षेत्र के पोझिया गांव में बच्चों के क्रिकेट विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रिजवान अहमद अपने परिवार के साथ रिश्तेदार के यहां जाने के लिए घर से निकले, तभी पहले से घात लगाए बैठे कुछ दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया। आरोप है कि हमलावर तलवार लेकर पहुंचे थे और इस हमले में रिजवान और उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बेतिया से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सोलर प्लांट में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है। रामनगर के बनकटवा करमहिया पंचायत के बेलाटाड़ी गांव की घटना है। आग ने कंट्रोल रूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। 120 बैटरी, इन्वर्टर, कंट्रोल स्विच, तार और कई मशीनें खाक हो गई है। 275 घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इसी सोलर प्लांट से बेलाटाड़ी और सिवान टोला पिपरा में बिजली सप्लाई की जाती थी। ये बेलाटाड़ी का प्लांट है। देखिए सोलर प्लांट जो आग लग गया है बुरा तरह से और बहुत बुरी तरह से जल रहा है। देखिए मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां रिश्वत लेते एचएम का वीडियो वायरल हुआ है। टीसी के नाम पर रिश्वत लेते ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 300 से 700 रुपए की उगाही का आरोप लग रहा है। तुरकौलिया के उत्क्रमित विद्यालय नरियरवा का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए घूस लेते हुए यहाँ पर तस्वीर जो है वो वायरल हुई है। बताया जा रहा है कि रिश्वत ली जा रही थी टीसी के नाम पर। 300 से 700 रुपए की उगाही का आरोप एचएम पर लगा है। तुरकौलिया के उत्क्रमित विद्यालय नरियरवा का ये मामला है। खबर आपको पटना से दिखाते हैं, जहां शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। पुनपुन नदी के तराई क्षेत्र भगवानपुर और देवर सौकी गांव में छापेमारी की गई। शराब की कई अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने लगभग 5000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया है। वहीं अवैध शराब बनाने के सामान को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। नवादा में स्कूल वैन पलटने के मामले में बड़ा अपडेट आया है। बच्चों से भारी वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई, जिसमें घायल बच्ची की मौत हो गई है। घटना में कुल 20 बच्चे घायल हुए हैं। वैन में 3 गांव के 26 बच्चे सवार थे। इस हादसे में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई थी। मृतक बच्ची दर्शन गांव के अमित कुमार की बेटी आरोही थी। घटना गोविंदपुर दर्शन गांव के हर नारायणपुर महेशपुर गांव के पास की है। पलट गया था गाड़ी, पूरा गोल गोल घूर गया था। कितना बच्चा था उसमें? 26। कहाँ पे पलटा था? कमालपुर में पलटा था, बेलुआ पे। बचाने के लोग कौन आया? वहाँ गहूँ काट रहा था आदमी लोग, तो वहाँ आया, गाड़ी को सीधा किया। वही लोग है ना? यस। तो ड्राइवर नशे में था? नहीं, ड्राइवर रेस गाड़ी चला रहा था और शराब पिया था। गाड़ी स्पीड में चल रहा था, टर्निंग था, 3 पटकनियाँ खाया गाड़ी। पटकनियाँ मार दिया? कितना बच्चा था उसमें? 29 बता। ड्राइवर कैसे ले था? हाँ। ना यही हुआ कि बच्चा उठाया कमालपुर से, आया रोड पर, जो है से ट्रेबुल था, वहाँ सीधे पलटी मार दिया गाड़ी। हाँ। कितना बच्चा था? बच्चा तो मान लो कि 3 गांव के बच्चा था, 4 गांव के। 30 बच्चा? हाँ, 30 बच्चा सुपर था। ड्राइवर नशे में था, सुन रहे हैं? हाँ, नशा में था ड्राइवर। जमुई के सदर प्रखंड के उलाई नदी के
ठेगुआ घाट पर पुल निर्माण तेजी से हो रहा है। जिले में पहली बार पुल का निर्माण गंगा नदी में बनने वाले पुल के तकनीक से किया जा रहा है। पुल के पिलर का निर्माण नदी में बोरिंग कर गहरे कुएं बनाकर किया जा रहा है। लगभग 350 मीटर लंबे इसके पुल के निर्माण पर 29 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। पुल का निर्माण पूरा हो जाने से गिद्धौर, झाझा और बरहट प्रखंड के दर्जनों गांव की जिला मुख्यालय से दूरी कम हो जाएगी। जमुई जिले से गुजरने वाली उलाई नदी के हरनारायणपुर चौरा ठेगुआ घाट पर पुल का निर्माण का काम शुरू हो गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ देख सकते हैं लगभग 350 मीटर लंबी ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है उलाई नदी में। और बता दें कि 7 महीने से ब्रिज का काम चल रहा है और अब देखा जाए तो पुल का जो रूप है, स्वरूप कैसा होगा वो लगभग दिखाई देने लगा है। बात अगर करें तो 29 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हो रहा है। और बड़ी बात है कि जमुई जिले में ऐसी पहली पुल है ऐसी जिसे अलग तकनीक से बनाया जा रहा है। जहां पर दिखाना चाहूंगा मैं कि इस कुआं, अलग अलग जो पिलर है, एक कुआं खोदा जा रहा है और उसी में इस पिलर को खड़ा किया जा रहा है। मतलब जो गंगा में, अगर गंगा नदी पर जो पुल बनता है उसी तकनीक से पुल बन रहा है। बता दें कि वर्षों से मांग हो रही थी, दशकों से मांग हो रही थी कि इस घाट पर पुल का निर्माण हो जाए ताकि जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उन्हें राहत मिले, साथ ही दर्जनों गांव के लोगों की जो सुविधा बढ़े आवागमन को। और बड़ी बात है कि जो जिला मुख्यालय है वो नजदीक हो। ये आपको वेल फाउंडेशन है, आपको मतलब ये आपको क्वार्टर का होता है। गंगा ब्रिज जब बनता है उस प्रकार का ये ब्रिज बन रहा है। किस तरह का है? जमुई में ये पहली, जमुई में ये पहले दफा बन रहा है, पहले दफा बन रहा है। अच्छा, कब तक निर्माण काम पूरा होना है और कितना % काम हो गया? 2 साल का हमारा टारगेट है। 100 गाँव को पुल से फायदा होगा। हाँ। बहुत लाभान्वित पुल है ये। लाभान्वित है मतलब बहुत दिनों से मांग हो रहा था, वर्षों से मांग था इस पुल का, वर्षों से। तो आप लोगों को आने जाने में सुविधा बढ़ जाएगी। 15 किलोमीटर का रास्ता 5 किलोमीटर में तय होगा। इस पुल के निर्माण से आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। अब जरूरी होगा कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों का इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। खबर आपको पटना सिटी से दिखाते हैं, जहां गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच कई दिनों से ठप होने पर मरीजों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने सिटी स्कैन सेंटर के सामने प्रदर्शन कर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और व्यवस्था सुधार की मांग उठाई है। मरीजों का कहना है कि वे कई दिनों से जांच के लिए चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि अस्पताल में केवल एक ही डॉक्टर होने की वजह से उनके छुट्टी पर रहने से जांच बाधित हो जाती है। सुधार समिति ने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं, जब होबे नहीं करता है। 4 दिन से दौड़ रहे हैं, हम बोलते हैं कि आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है। पुर्जा फाड़ दिए हम गुस्सा से। एक तो मेहनत से पुर्जा कटवाएं, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा। हमारी से लेकर दौड़ रहा है। क्या मतलब दिखाना, वाइफ को दिखाना था जी। कोरोना 9 दिन से गार्ड साहब बोलते हैं कि हमको मालूम ही नहीं है अल्ट्रासाउंड कब होगा, नहीं होगा। अब गरीब आदमी कहाँ से हम लोग करावे जाए? कहाँ से आए हैं? भट्टी पर से आए, नूरदीगंज से। जो मरीज यहाँ आ रहे हैं, जो रोज वापस जा रहे हैं, आप कोई सूचना पट नहीं लगाया है कि कितना दिन तक छुट्टी पर बंद रहेगा। और सूचना पट के अलावा आप अस्पताल प्रशासन है, विभाग है, पटना ऐसे राजधानी है, यहाँ पर एक डॉक्टर के भरोसे अल्ट्रासाउंड चलेगा? अल्टरनेट व्यवस्था। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। कल पटना आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। सुबह 10 बजे विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे। 11 बजे शिवराज सिंह चौहान भी पटना पहुंचेंगे और नई सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर तेज है। सीएम चयन और शपथ की तैयारी तेज होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। और इसी के साथ